हेलो। आज हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि क्यों वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलती है। ऐसे क्या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सामना किया। तो आप उस दौर को जानते ही होंगे जब बहुत सारे नेशंस जो थे अपने नेशंस के अंदर ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे थे। और ये वो दौर था जब इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म एक चरम सीमा पे पहुंच चुका था और भारत भी कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म के तहत मतलब अछूता नहीं रह पाया और इंडिया ने भी इस चीज़ को फेस किया। वैसे ही उस वक्त लोगों के अंदर और देशों के अंदर इम्पीरियलिज्म और कॉलोनिज्म का मतलब होता है, कॉलोनिज्म का मतलब ये होता है कि आप किसी के टेरिटरी पे जाके कैप्चर करने की कोशिश करते हो। और इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि एक वो स्टेज होती है जहाँ पे हम अपने नेशन के लिए सोचते हैं, वो होता है नेशनलिज्म। लेकिन जब नेशनलिज्म बहुत नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इम्पीरियलिज्म। मतलब जहाँ पे आप दूसरे नेशन के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए सोचते हैं, उसको हम कहते हैं इम्पीरियलिज्म। सो ये वही दौर था। तो हम बात करेंगे आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो कि 28 जुलाई 1914 से शुरू होती है और 11 नवंबर 1918 तक चलती है। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आप 1914 देखेंगे 1918 तक, लेकिन ये डेट 28 जुलाई से 11 नवंबर इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। अब हम बात करेंगे सिंपली इंट्रोडक्शन के बारे में। आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़ जो था ब्रिटेन से शुरू होता है। तो ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है क्योंकि वहाँ पे इस तरह आयरन और कोल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सफिशेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्सेज, आयरन एंड कोल, स्टील डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा ब्रिटेन में था। तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में देखने के लिए मिलता है। और ब्रिटेन जो था वो एक साइड से पूरा ही पानी से घिरा हुआ देश है। आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा। तो उसको नेवल जो था उसका नेवल मतलब सी के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेवी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जर्मनी तो एक साइड से लैंड अनलॉक है और उधर ऊपर की साइड से वो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन नेवी को डेवलपमेंट करने की इतनी ज़रूरत जर्मनी को नहीं थी, लेकिन फिर भी जर्मनी ऐसा करता है। तो ब्रिटेन में आयरन और कोल के होने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज थे, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया जैसा कि मैंने बताया। और 1914 तक जर्मनी में आयरन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था और ब्रिटेन से भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिला क्योंकि स्टील के प्रोडक्शन होने के बाद ब्रिटेन में, तो स्टील का जैसे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती है, तो ब्रिटेन जर्मनी को पीछे छोड़ देता है। तो एक रीज़न ये बनता है। दूसरा रीज़न बनता है वहाँ की जो वहाँ पे किस तरीके से रूल किया जाता है। तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी थी और ब्रिटेन के साथ साथ यूएसए और फ्रांस में भी डेमोक्रेसी थी। जर्मनी में ऐसा नहीं था। जर्मनी में वेमार रिपब्लिक रूल करता था। जापान में मेजी रिस्टोरेशन मतलब मेजी जो था राजा था वहाँ पे वो राज करता था। ये 1889 की बात है। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट तो था, लेकिन सिर्फ वेल्दियर पीपल को राइट टू वोट था। ऐसे हमने फ्रांस रेवोल्यूशन में पढ़ा कि फ्रांस रेवोल्यूशन में ही जो पॉपुलेशन थी उनको ही राइट टू वोट देने का अधिकार दिया गया, जिनके पास क्या था, जो कुछ रिच सोसाइटी से बिलोंग करते थे। और 3% पीपल को ही जापान में वोट करने का अधिकार था। और जापान के लोअर हाउस को क्या बोला जाता है, डाइट बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जापान के लोअर हाउस को डाइट बोला जाता है। इटली में कौन था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का मतलब होता है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन कि मोनार्च जो राजा होता है उसको उनके मतलब अनकंडीशनल जो पावर होती है, मतलब उसको निरंकुश शासन से रोकने के लिए कि वो ज़्यादा कंट्रोल लोगों पे ना करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राजा को चलाया जाए ताकि एक लिमिटेड पावर राजा को दी जाए। दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो इसमें राइट टू वोट सिर्फ वेल्दी पीपल को था। जैसे जापान में देखा वैसे इटली में भी वोट वेल्दी पीपल को था। अब ये देखो, ये कुछ हमारा मैप है जिससे कि हमने देखा ये बहुत ज़रूरी है अगर हमको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में जानना है, क्योंकि ये जर्मनी है। जर्मनी के नीचे ये ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर है, ये बुल्गारिया है और ये टर्की है। टर्की को उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। और इधर इधर रशिया ऊपर पड़ जाता है, इधर ब्रिटेन
और ये इधर बेल्जियम, बेल्जियम तो छोटा सा था लेकिन ये बड़ा पैकेट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और इधर ये फ्रांस था। तो ये पूरा हम देखते हैं क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ ये कौन आएगा, ऑस्ट्रियो हंगरी आएंगे, और ये टोक्यो ऑटोमन एम्पायर जो टर्की के नाम से जाना था वो आएंगे। तो इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देन वी मूव टू नेक्स्ट पेज कि रीजंस क्या रहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। तो वो वैसे एक इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ेंगे रीजंस, क्योंकि मैंने बोला कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था। कॉलोनिज्म जो हम किसी देश को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे इम्पीरियलिज्म वहाँ के रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज इम्पीरियलिज्म। अब हम पढ़ेंगे अब क्या होता है, क्योंकि ये सब जो वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, ये हमेशा यूरोप में लड़ी गई। यूरोप कॉन्टिनेंट, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किस कॉन्टिनेंट में लड़ी गई थी, तो ये यूरोप में लड़ी गई थी, ना कि पूरे वर्ल्ड में। तो अब हम बात करेंगे, तो ये जो लड़ाई थी वो दूसरे नेशंस को पकड़ने के लिए, मतलब दूसरे नेशन पे अपने कंट्रोल करने के लिए थी, जैसे कि एशिया और अफ्रीका, क्योंकि सब चाहते थे कि हम लोग वहाँ पे जाएं, क्योंकि अफ्रीका और एशिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, और सारे यूरोप की कंट्रीज़ यही चाहती थी कि हम जाके वहाँ पे कैप्चर कर लें। तो ये इसी को कहा जाता है स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका। स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका मतलब होता है कि जर्मनी, ब्रिटिश, फ्रांस जो भी है, वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वहाँ पे अपना अधिकार सिद्ध करना चाहता था, वहाँ पे अपना कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म लागू करना चाहता था। ऐसे ही एशिया के साथ था। एशिया में हमने अगर इंडिया का एग्जाम्पल लें तो कॉलोनिज्म और इम्पीरियलिज्म का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका का यहाँ का मतलब है, यहाँ पे अटलांटिक स्लेव ट्रेड भी होता था, मतलब अफ्रीका से जो कैरिबियन यूएसए था उधर लेके जाते थे आइलैंड पे, और उधर से फिर जो इंग्लैंड ब्रिटेन का जो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती थी वहाँ पे इस तरीके से अटलांटिक ट्रेड होता था, क्योंकि अटलांटिक सी पड़ता है इन कॉन्टिनेंट, इन कंट्रीज़ के बीच में। फिर आया नेवल सुप्रीमेसी। मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो ज़्यादा फोकस था वो नेवल शिप किसकी इतनी स्ट्रांग है, कौन पानी के अंदर कितना स्ट्रांग है, किसकी नेवल शिपमेंट के ऊपर, सुप्रीमेसी के ऊपर लड़ाई थी। तो ब्रिटेन की तो नीड थी कि उसको जो नेवी है उसको स्ट्रॉन्ग करना ही था, क्योंकि ज़्यादातर जो उसका एरिया है वो वाटर से घिरा हुआ था। लेकिन जर्मनी को ऐसा कुछ नहीं था, जर्मनी को इतनी नीड नहीं थी नेवी को डेवलप करने की। लेकिन ये क्या कह सकते, चेरी ऑन केक, जैसे केक के ऊपर चेरी लगी होती है अननेसेसरी, वैसे ही जर्मनी ने भी इसको अननेसेसरी डेवलपमेंट करने की कोशिश की। एक प्रीवाइक्यू हम देखते हैं कि 1870 और 71 में एक फ्रैंको पर्शियो मतलब जर्मनी का वॉर होता है। उसमें क्या होता है कि फ्रांस का कुछ ऊपर वाला जो हिस्सा होता है एल्सेस एंड लॉरेंस वाला, ये जर्मनी जब फ्रैंको पर्शियन वॉर होती है 1870-71 में, तो वो ले लेता है जर्मनी उससे। तो ये भी एक कारण था लड़ाई करने का। तो ये कारण ऐसा नहीं है 1-2 साल में उपने, ये कम से कम 50-60 100 ईयर्स की हिस्ट्री थी। और उसके बाद फिर होती है रशियन फेयर। रशिया क्योंकि बहुत बड़े एम्पायर में उसका रूल था, तो वहाँ की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो स्लेव पॉपुलेशन थी ऊपर तक। तो वो लोग कहीं ये सोच रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे देश जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, ये सब बाल्कन स्टेट के ऊपर थे, क्योंकि बाल्कन स्टेट मतलब होता है कि जहाँ पे छोटे छोटे नेशंस आ रहे हैं निकल के और अपना इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। इसी पॉलिसी को बाल्कनाइजेशन बोला जाता है। तो अफ्रीका को ये डर लग गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूँ एरिया में और मेरे जो हमारे एरिया है वो खुद अब दूर दूर तक तो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो सोच रहे थे कहीं रशिया जो है, कहीं हमारा एम्पायर भी लड़ने न लग जाए कि हमें भी क्या चाहिए, अपना इंडिपेंडेंस चाहिए। तो रशिया को ये बहुत ज़्यादा डर था कि उनका एरिया ब्रेक ना हो जाए। तो जिसकी वजह से, क्योंकि इसकी रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है इनकी नहीं बनती है, क्योंकि उस टाइम पे हॉब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था ऑस्ट्रिया में, हंगरी में और सर्बिया में। मैंने बताया ना कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, तो इस जगह पे हॉब्सबर्ग एम्पायर जो था रूल करता था। तो इसको ये डर था, और ये यहाँ इसी जगह से ये लोग अलग हो रहे थे। तो रशिया कहीं ना कहीं डर था कि यहाँ पे स्लेव पॉपुलेशन थी सर्बिया के अंदर, तो कह रहे थे कहीं रशिया वाले मिल के यहाँ पे स्लेव पॉपुलेशन एक अलग देश न बना ले और रशिया कहीं टूट ना जाए। तो इसकी वजह से रशिया और हॉब्सबर्ग हंगरी था, ऑस्ट्रिया हंगरी, उनकी कभी भी बनी ही नहीं। और इसी को कहा मैंने बाल्कन स्टेट, इसको बाल्कनाइजेशन बोला जाता है। अब हम मैंने बोला टर्की जो था, टर्की में ऑटोमन एम्पायर रूल करता था और ये जर्मनी का बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। और सर्बियन नेशनलिज्म का मतलब है सर्बिया
एक स्लैविक पॉपुलेशन बनाना चाहता था कि सिर्फ स्लैव लोग आएँ और वहाँ पे एक अपना बनाए। और आपने वर्ड सुना होगा कि स्लैविक पॉपुलेशन एक वन नेशन बनाते हैं जिसको हम यूगोस्लाविया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखो एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसके ऊपर हम बताएंगे कि किस तरीके से ये हुआ। कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक सर्बियन नेशनलिज्म, कॉलरिज्म और इम्पलिज्म था, नेवल सुप्रीमेसी, एल्सिक एंड लॉरेंस की जो वॉर थी जो फ्रांस से ले लिया था जर्मनी ने 1870-71, फिर रशियन एम्पायर को फियर था कि कहीं हमारा ब्रेक ना हो जाए, फिर ऑटोमन एम्पायर और फिर सर्बियन नेशनलिज्म। ये सारे कॉजेस बनते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। अब लड़ाई होगी तो भाई दो ग्रुप तो बनेंगे ही, तो दो ग्रुप बने। इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटाइट के नाम से जाना जाता है। ट्रिपल अलायंस जो कि हम सेंट्रल पावर के नाम से जानते हैं, और ट्रिपल एंटाइट का मतलब होता है अलाइड पावर्स। इसको एक निमोनिक है याद करने का। ट्रिपल अलायंस मतलब गति की किसमें, फ्रेम में, गति की फ्रेम में, क्योंकि इटली ऐसा देश था जो कि ना इधर रहा ना इधर रहा, वो तो सिर्फ जो लड़ाई कर रहा जीतने वाला था उसकी तरफ रहा। तो जी फॉर जर्मनी, ए फॉर ऑस्ट्रिया हंगरी और टी फॉर टर्की, और बाद में ये बुल्गारिया है वो भी आ जाता है। तो ये, और इधर ट्रिपल एंटाइट में होता है फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन, बाद में यूएसए भी एंट्री करता है 1970 में, जापान भी आ जाता है। और इटली तो फिर इनके साथ हो जाता है क्योंकि ये जीत रहे थे और इनको एक ऑफ, इस वजह से। वर्ल्ड वॉर वन के कुछ इवेंट, अब क्या क्या इवेंट हुए वर्ल्ड वॉर वन में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है मोरक्को क्राइसिस जो कि 1905 से 1906 में होता है। इसमें ब्रिटेन प्लस फ्रांस थे और एंटाइट कॉरिडोर 1905 to 5, मतलब 1904 और 1905 में एक एंटाइट कॉरिडोर बनाया जाता है, मतलब एक ट्रीटी साइन की जाती है किसमें, ब्रिटेन और फ्रांस में, जिसमें ये कह दिया जाता है कि आप क्या ले लो, इजिप्ट और सूडान ब्रिटिश को मिल जाते हैं और फ्रांस को मोरक्को अफ्रीका का जो पार्ट था वो मिल जाता है। ये जो मोरक्को जो एरिया था ये हमेशा से जर्मनी को चाहिए था, लेकिन इस ट्रीटी के तहत मोरक्को क्राइसिस के तहत क्या हो जाता है, मोरक्को क्राइसिस के तहत ये जो एरिया था ये फ्रांस को दिया जा रहा था, और फिर इस वजह से जर्मनी खफा हो जाता है। जर्मनी क्या करता है, कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसमें कि फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन आते हैं, लेकिन जर्मनी को इसमें साइडलाइन कर दिया जाता है, जर्मनी को इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाता है। जर्मनी के अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, आक्रोश की भावना अंदर उत्पन्न हो रही थी, एक चिड़चिड़ापन उत्पन्न कहीं ना कहीं बीज बोया जा रहा था, मोरक्को क्राइसिस हुआ। फिर होता है अगादिर क्राइसिस जो कि 1911 में होता है। अगादिर क्राइसिस का मतलब देखो, ये मोरक्को था, इसके जस्ट नीचे एक अगादिर पोर्ट था। अगादिर पोर्ट जो था ये हमेशा ब्रिटेन को चाहिए था, क्योंकि ब्रिटेन जो था एक सी वाला पोर्ट था, उसको ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे अपने सामान वामान उतारने के लिए यूज़ करता था अगादिर पोर्ट, और इसीलिए ब्रिटेन ने इसको फ्रांस को दिया था ताकि ये अच्छे दोस्त थे और आराम से यहाँ पे पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था। लेकिन अगादिर पोर्ट पे क्या किया, जर्मनी ने अपनी आर्मी भेज दी यहाँ पे और कहा कि हम कोई बात नहीं, मोरक्को तुमने ले लिया था लेकिन अगादिर पोर्ट हम ले लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। जर्मनी यहाँ पे आर्मी भेजे तो वो पीछे नहीं हटते और फ्रांस इधर तक आर्मी ले आता है। इसको कहा जाता है अगादिर क्राइसिस। जर्मनी देखता है कि फ्रांस की आर्मी मोरक्को में पहुंच गई है, मतलब इधर तो ये लोग पेपर पे बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने रियल में ही मोरक्को में फ्रांस की आर्मी भेज दी, क्योंकि इस पेपर के तहत ये मोरक्को जो शहर था ये यहाँ इनको दिया जा रहा था। तो इस वजह से जर्मनी वहाँ पे रियल में ही पहुँच गया, फ्रांस वहाँ पे रियल में अपनी आर्मी लेके पहुँच जाता है। तो अब जर्मनी जो है, जर्मन लोग थे वो शांत नहीं बैठते, इन्होंने अगादिर पोर्ट को इन्वेड करने की कोशिश की। अब इससे फ्रांस को थ्रेटन हुई और उन्होंने कहा कि आप अपनी जो आर्मी है उसको हटा लो, बट ऐसा नहीं होता और इसमें फिर से जर्मनी को साइडलाइन किया जाता है और कहा जाता है कि हम तुमको कुछ और दे देंगे, और यहाँ पे फिर से ब्रिटेन और फ्रांस का दोस्ती निभाई जाती है। अगादिर एक नेचुरल पोर्ट था जो कि ब्रिटेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और इसका कॉन्क्लूज़न ये निकलता है कि जर्मनी को अगादिर पोर्ट की, मतलब उसको अगादिर पोर्ट तो नहीं दिया जाता, जो जर्मनी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको एक कॉन्गो का हिस्सा जो था वो दे दिया जाता है, जो कि जर्मनी चाहता भी नहीं था कि आप हमें कॉन्गो दो, लेकिन उसको एक लॉलीपॉप की तरह पकड़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट ठंडा हो जाता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं अंदर एक चिढ़ तो बैठी गई थी। उसके बाद हम थर्ड जो इवेंट है वो पढ़ेंगे, ब्रिटेन रशियन एग्रीमेंट 1907। ब्रिटेन रशियन एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि ये एक्सपेक्टेशन थी
कि ब्रिटेन जो है इन्वेस्टमेंट करेगा रशिया के अंदर, क्योंकि रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हो रहा था, क्रांतियाँ हो रही थी 1905 से ही, और 1917 तक की क्रांति चली, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भुखमरी, बीमारी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, और ब्रिटेन उस टाइम पे डेवलपमेंट कर रहा था। तो इन्होंने रशिया इससे एग्रीमेंट करता है कि आप हमारे यहाँ पे मतलब इन्वेस्टमेंट करो ताकि हमारा देश उन्नति कर पाए। पर फॉर दिस ब्रिटेन क्या करता है, गिव। पर इसके लिए ब्रिटेन ने क्या कहा, ब्रिटेन ने काफ़ी चीज़ें, मतलब इसमें इन्होंने अफ़गानिस्तान, तिब्बत, ईरान, दोज टाइम्स अंडर रशिया, ये सारे जो एरिया थे, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा एरिया था जो कि अफ़गानिस्तान, तिब्बत, आयरन, ये सब रशिया के अंदर आते थे। तो थर्ड में हमने देखा आयरन, जो ईरान जो था 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया उस टाइम पे, नॉर्थ, सेंट्रल और सदर्न, क्योंकि आप ब्रिटेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो वो कह रहा था ठीक है आप इन एरिया को हमें दे दो। तो ईरान उस टाइम पे फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। नॉर्थ ईरान रशियन जोन में चला जाता है और साउथ ईरान ब्रिटेन जोन में चला जाता है, और बफर जोन में ये सेंट्रल का पार्ट रह जाता है। बफर जोन वो होती है जहाँ पे एक सीमा, एक लक्ष्मण रेखा बना दी जाती है कि आप यहाँ तक नहीं आएंगे और आप यहाँ तक नहीं आएंगे, हमारे एरिया इतने हैं, इस तरीके से। फिर होता है बॉस्निया क्राइसिस। बॉस्निया क्राइसिस 1908 में होते हैं, और यहाँ पे बॉस्निया में ही हब्सबर्ग एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर यहाँ रूल कर रहा था। ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि हमने पढ़ा कि डिसइंटीग्रेट हो रहा था, छोटे छोटे देश बन रहे थे, बाल्कन स्टेट्स जिनको बोला जाता है। तो ऑस्ट्रिया यहाँ पे बॉस्निया पे कब्ज़ा करना चाहता था, लेकिन सर्बिया को चाहिए था ये बॉस्निया, तो लेकिन इसने क्या किया, रशिया से हेल्प मांगी कि आप हमें हेल्प कर दो ताकि हम ये बॉस्निया हमसे दूर न जाए, हम सर्बिया इसको लेना चाहता है, लेकिन ऑस्ट्रिया इस पर कब्जा करना चाहता था। सर्बिया ने हेल्प ली रशिया की, लेकिन रशिया उस टाइम पे इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है जिसमें, बट ये कॉन्फ्रेंस बनाने की कोशिश करता है रसिया सर्बिया की हेल्प करने के लिए, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस कभी होती ही नहीं है। ब्रिटेन फ्रांस इसमें आते ही नहीं है, ताकि ब्रिटेन फ्रांस इस चीज़ में मामले में नहीं आते, क्योंकि नहीं चाहते थे कि हम कोई भी नेशन लड़ाई लड़े, या ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते थे, इसलिए ब्रिटेन फ्रांस इस लड़ाई में नहीं कूदते और रशिया को खुद ही छोड़ देता कि आप इस चीज़ को खुद ही हैंडल करो। रशिया भी क्योंकि प्रॉमिस कर चुका था सर्बिया को कि वो हेल्प कर देगा, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता कि वो हेल्प कर सके, और बॉस्निया क्राइसिस में सर्बिया वीक होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद पढ़ते हैं फर्स्ट बाल्कन वॉर, जो कि 1912 में होती है। फर्स्ट बाल्कन वॉर में बाल्कनाइजेशन हमने बताया क्या होता है। बाल्कन लीग बनाई गई जिसमें मोंटेनेग्रो, सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया आते हैं, और ये वर्सेस ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर की कौन हेल्प कर रहे थे, जर्मनी, ब्रिटेन। यहाँ पे एक सीज फायर करते हैं और इसको रोकने की कोशिश करते हैं। फिर कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि फर्स्ट बाल्कन वॉर जो 1912 में होती है, वहाँ पे अल्बानिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाता है, और जो कि सर्बिया को चाहिए था, और मैसेडोनिया का क्षेत्र बुल्गारिया को चाहिए था, पर दिया गया नहीं सर्बिया को। ये होता है। फिर सेकंड बाल्कन भी वॉर होती है जो कि 1913 में होती है। मैसेडोनिया जो था बुल्गारिया को चाहिए था, सर्बिया पर हमला करता है, पर इसमें बुल्गारिया की हार होती है। ठीक है। फिर इमीडिएट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या बनता है, कि मतलब ये तो बहुत सारी चीज़ें हमेशा से चली आ रही थी, लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि इतना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही शुरू हो गई। ये तो एक कारण था ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू होती है, इमीडिएट कॉज उसमें था कि हमारे जो एसेसिनेशन, मतलब उसको असेसिनेशन कर दिया जाता है, किसका, एड्रिक फ्रेंच फर्डिनेंड का। फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है, जो कि बॉस्निया की कैपिटल जो थी सरवोजा पे वो यात्रा करने के लिए जा रहे थे, और वहाँ पे उनको हमला कर दिया जाता है, और इस पूरे हत्याकांड में सर्बिया को दोषी ठहरा दिया जाता है कि तुमने हमारे उस पर अटैक किया। और ये डेट थी 28 जून 1914 की। अब ये सारी अब चीज़ें लड़ाई हो रही हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे इवेंट भी तो रहे। अब कुछ प्लान्स होते हैं, ट्रीटीज़ होती हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या इवेंट रहे। तो एक प्लान है स्क्रिप्स प्लान में क्या होता है कि जर्मनी ने बोला कि मैं पावरफुल हूँ, क्योंकि उसका घमंड तो हमेशा ही था। वो जर्मनी कहता है कि मैं 6 हफ्तों में ही क्या करूँगा, मैं 6 हफ्तों में ही हरा दूंगा फ्रांस को। ठीक है। और ऐसा तो था नहीं कि अब जर्मनी अकेला युद्ध पर लड़ने के लिए चला जाएगा, अब उसको कोई ना कोई तो चाहिए था। तो उसने अपने देश बनाए
उसने अपनी ऑस्ट्रियो हंगरी और इनको टर्की एम्पायर को अपने साथ ले लिया लड़ाई करने के लिए। और इसमें वो कह रहा था, क्योंकि हमने पढ़ा कि फ्रांस जस्ट ऊपर वो खोदा बेल्जियम था, बेल्जियम जर्मनी कहता है कि मैं बेल्जियम के थ्रू फ्रांस के अंदर एंट्री लूँगा और फ्रांस को तुरंत 6 हफ्तों के अंदर ही हरा दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रांस ने, पर ऐसा होता नहीं है। और ये जो अलाइंस थी उसकी ब्रिटेन फ्रांस की यहाँ पे हेल्प करती है। और प्लेस एक मतलब एक प्लेस है, एक मरनी की बैटल ऑफ मरनी, जो कि फ्रांस में ही है, वहाँ तक पहुँचती है और जर्मनी को वहाँ से हटा दिया जाता है। इसमें जर्मनी की हार हो जाती है। मतलब ये जो मरनी वाली जो प्लेस थी ये फ्रांस में थी और जर्मनी यहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन ब्रिटेन फ्रांस की हेल्प कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, जर्मनी हार जाता है और जो वो कह रहा था कि मैं 6 हफ्तों में हरा दूंगा, वो फेल हो जाता है प्लान, स्क्रिफिन प्लान फेल हो जाता है। अब होता है ट्रेंच वॉरफेयर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, कुछ था नहीं। तो ट्रेंच वॉरफेयर मतलब कि मिट्टी जो हमारे, मतलब हम लोग अंदर ही, मतलब गड्ढे बनाएंगे ज़मीन के अंदर ही। जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर ऐसे तोप मिट्टी के अंदर खड़े कर दिए जाते हैं सैनिक और वो हमला करते हैं सामने वाले पे, ऐसे ही इसको बोलते हैं ट्रेंच वॉरफेयर। खाई संघर्ष बोलते हैं इसको। और जो कि अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें एक लाइन से सैनिकों को खड़ा कर दिया जाता है और इसमें कोई अगर मर भी जाता है तो फिर उसको वापस बाहर लेने का कोई सिस्टम नहीं होता कि इसको अंतिम संस्कार कर दिया जाए या फिर खाने पहुंचाने का इंतज़ाम नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये बहुत बेकार चीज़ थी ट्रेंच वॉरफेयर। फिर होती है बैटल ऑफ जुटलैंड। बैटल ऑफ जुटलैंड जो होती है 31 मई 1916 को होती है, 1916 में। इसमें ब्रिटेन को मैंने बताया कि नेवी की ज़रूरत थी, लेकिन जर्मनी तो बेमतलब में ही नेवी डेवलपमेंट करने में लगा था। तो इसी बैटल ऑफ जुटलैंड में ब्रिटेन पे आक्रमण करता है जर्मनी, लेकिन जर्मनी की इसमें भी हार हो जाती है। और फिर होता है अनरिस्ट्रिक्ट सबमरीन वॉरफेयर। इस गुस्से में आके वो अनरिस्ट्रिक्ट सबमरीन वॉरफेयर 1917 में जर्मनी कर देता है, अप्रैल 1917 में। और इस वजह से अब यूएस इसमें एंट्री लेता है, क्योंकि आप इस तरीके ज़बरदस्ती किस तरीके क्यों हर किसी पे थोड़ी अटैक कर सकते हो। तो जर्मनी को थोड़ा मजा चखाने के लिए यहाँ पे यूएसए आता है। दिस टाइम जर्मनी गिव टेम्पटेशन, जर्मनी को एक ऑफ़र भी दिया जाता है कि आप मत लड़ाई करो, क्योंकि कोई भी वॉर नहीं चाहता था जर्मनी। अब यूएसए को हराने की बात सोचता है, क्योंकि यूएसए अप्रैल 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री करता है। इसके एक रीज़न ये था क्योंकि अब जर्मनी कह रहा था चलो कोई बात नहीं, हम ब्रिटेन से तो हार गए हैं, लेकिन हम यूएसए पे अटैक करेंगे। अब यूएसए पे अटैक करेंगे तो ये मैक्सिको जस्ट यूएसए के नीचे। अब इसको मैक्सिको को वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक लालच, मतलब उसको लालच देता है, मैक्सिको को कहता है कि मैं टेक्सास, न्यू मैक्सिको, अरिज़ोना, एटीएम, इसको हम याद कर सकते हैं एटीएम से, कि तुमको ये टेरिटरी दे दूंगा और तुम हमारी हेल्प कर दो यूएसए को हराने में। अब ये पता चल जाती है उसको यूएसए को, ये तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो यूएसए अब अप्रैल 1970 में इसमें एंट्री कर देता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है। अब अलाइज और एंटेड पावर्स। अलाइज और एंटेड पावर मैंने पढ़ा। एंटेड पावर में आपको ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, जापान, ये सारी थी। अलाइज कौन थे? जो मित्र राष्ट्र थे, जिसमें कि आपका जर्मनी था और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ये सब थे। ब्रिटेन एंड हर एम्पायर ट्रूप्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड। ब्रिटेन, क्योंकि उस टाइम पे कॉलोनिज्म ब्रिटेन ने फैला रखा था, तो ये अपने ट्रूप्स कहाँ से बनाता है? ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से भी बल्कि सैनिक गए हुए थे, न्यूजीलैंड से बनाता है, कनाडा से बनाता है। रशिया दिसंबर 17 में ये वॉर छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन हो रहा था, वहाँ पे अंदर ही इतना सिविल वॉर ये सब चल रहा था कि रशिया को ये लड़ाई छोड़नी पड़ी। और जर्मनी के साथ इस वक्त ये ट्रीटी ऑफ बेस्टलॉक करता है, जिसकी वजह से जर्मनी उसको और परेशान ना करे। इटली भी एंट्री करता है 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फिर सर्बिया आ जाता है, बेल्जियम, रोमेनिया, यूएसए अप्रैल 1917 और जापान। रोमेनिया भी करता है अगस्त 1916 में। अब सेंट्रल पावर और अलाइज आते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की एंटर करते हैं नवंबर 1941 और बुल्गारिया अक्टूबर 1950। ये ईयर्स हैं कौन कौन सी कंट्री कब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री करती हैं। तो ये सेंट्रल पावर्स थी, जिसको हम अलाइंसेस के नाम से भी जानते हैं। और सेंट्रल पावर जो जर्मनी वाला वो था खेमा, इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, ठीक है, ये सब था। ये नवंबर 1940 में आते हैं, और बुल्गारिया अक्टूबर 19 में। एंड होती है वॉर। जब वॉर एंड होती है, क्योंकि हमने सब देखा कि सेंट्रल पावर्स जो अलाइंसेस थी वो हार चुकी थी इसमें,
तो वॉर कैसे एंड होती है, वॉर एंड हो जाती है और ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए मीट करते हैं और ब्रिटेन से लियोन जॉर्ज आते हैं, फ्रांस से पीएम आते हैं क्लेमचू आते हैं और यूएसए से विल्सन वुड्रो मतलब वुड्रो विल्सन आते हैं। ये तीनों आते हैं और लड़ाई जब ख़त्म हो जाती है जब मीट करते हैं। वुड्रो विल्सन के अपने अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ये वुड्रो विल्सन, और इन्होंने 14 पॉइंट दिए थे 8 जनवरी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होने के बाद कि ये 14 पॉइंट्स हैं और इस पर हमको फोकस करना चाहिए ताकि हम कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना फेस कर पाएँ। जनवरी 1918। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये था कि हम एवोल्यूशन ख़त्म कर देंगे, जो सीक्रेट डिप्लोमेसी के आप अंदर ही अंदर जो सीक्रेट बना रहे तो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, वो सब नहीं होगा। जो होगा सबके सामने होगा, जो ट्रेटी साइन होंगी सबके सामने होंगी। फ्री नेविगेशन होगा, जितने भी सी हैं, जितने भी नेशंस हैं, और आराम से पीसफुली रहेंगे। कोई ये नहीं कि ये मेरा सी है मेरा सी है, कोई जहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी करना चाहता कर सकता है। थर्ड था कि हम इकोनॉमिक बैरियर नेशंस के बीच में ख़त्म कर देंगे, रिडक्शन करेंगे जो भी आर्नामेंट्स बनाए जाते हैं वो। ये फोर्थ पॉइंट में था कि हम आर्नामेंट्स जो वेपन्स बनाया था उसको नहीं करेंगे। इम्पार्शियल एडजस्टमेंट करेंगे कॉलोनियल क्लेम्स का, ठीक है, और इवैक्यूएशन करेंगे जो भी रशियन टेरिटरीज खतरे में आ गई थी या ले ली गई थी, और रीस्टोर करेंगे बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम के तहत फ्रांस के अंदर जर्मनी घुसता है तो उसको रीस्टोरेशन करेंगे, और लिबरेशन करेंगे फ्रांस को, रिस्टोरेशन करेंगे एल्सिल लॉरेंस जो जर्मनी ने ले लिया था, एडजस्टमेंट करेंगे इटालियन फ्रंटियर्स को अलॉन्ग विद लाइन ऑफ नेशंस, सेल्फ गवर्नमेंट जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो एक छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था वहाँ पे हम सेल्फ गवर्नमेंट लोग दे देंगे, उनको खुद अपना राज करेंगे। और रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टेरियो जो थे उनको इवैक्यूएट करेंगे और सर्बिया को सी के ऊपर एक्सेस करवाएंगे। सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे नॉन टर्किश पीपल को, और इंडिपेंडेंट कर देंगे पोलैंड को। और पोलैंड तो इसमें था भी नहीं कुछ, लेकिन पोलैंड को भी इसमें बात की गई, पोलैंड की भी, कि उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशन प्रिजर्व पीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स में से 14 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि हमको एक ऐसे जनरल एसोसिएशन की ज़रूरत है जो कि नेशंस के अंदर पीस का काम करे। इसी पॉइंट में इन्होंने क्या बोला कि हम लोग लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करेंगे। अब लीग ऑफ नेशंस आता है, अभी लीग ऑफ नेशन जो आता है वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो 28 जून 1990 में आई थी उसके तहत आता है लीग ऑफ नेशंस। और इसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो मिली थी वो जर्मनी पे इम्प्लीमेंट की गई थी, और उसमें ये हॉल ऑफ मिरर्स वर्साइलेस में जर्मनी में की गई, और इसमें ये बिल्कुल ये ठहरा दिया गया था कि जर्मनी पे ही ज़्यादातर सब कुछ जो था उसका सब कुछ ले लिया गया, ठीक है, ये था। और इसके आर्टिकल 231 के तहत जर्मनी पे ये कबूल करवाया गया कि हाँ हुजूर क्लेम कीजिए कि आप ही इस वॉर के ज़िम्मेदार हैं और आपकी वजह से ही लड़ाई हुई है, ठीक है। और देखो ये जर्मनी जो था ये पार्टमेंट, और डेंजिंग का जो क्षेत्र है, तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ेंगे, डेंजिंग वाला एरिया जो एक बहुत ज़्यादा बढ़िया एरिया था रिसोर्सेज में, ये फ्री एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, और इसमें लीग ऑफ नेशन की वो कर दी कि यहाँ से लीग ऑफ नेशन स्टेप वो अपना राज करेंगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। एल्सेस और लॉरेंस वाला क्षेत्र जो जर्मनी ने ले लिया था वो लौटा दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के तहत। हालांकि 10 जनवरी 1920 से ये ट्रीटी लागू की गई, और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जो भी चीज़ें हुई थी वो वापस हर किसी को दे दी गई। जर्मनी का पूरा बंटवारा हो गया, और जर्मनी जहाँ कैप्चर किया था सब कुछ वापस कर दिया गया, ये था। और ये देखो ट्रीटी ऑफ बेस्ट लेटवॉक्स का मतलब था, ये रशिया के साथ साइन की गई थी कब, मार्च 1918 में। और इसमें ये कहा गया था रशिया से कि जर्मनी कहता है कि हम नहीं अटैक करेंगे तुम पे, लेकिन ऐसा नहीं होता, और इसके बदले जर्मनी इनको 3 स्टेट जो थी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में पकड़ा देता है। लेकिन फिर भी आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पढ़ोगे तो देखोगे कि किस तरीके जर्मनी रशिया पे अटैक कर रहा था। जो जर्मनी ने अफ्रीकन कॉलोनीज़ में जो बना रखी थी अपने जो एरिया ले लिए लगा रखे थे वो भी वहाँ से निकाल लिए जाते हैं। एंड यूनियन बिटवीन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया फॉरबिडन, जो ऑस्ट्रिया और इन्होंने अपना यूनियन बना रखा था एक दोस्ती करे, उसको भी हटा दिया जाता है।
ठीक है। और ये जो जर्मनी का एक क्षेत्र था, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में राइनलैंड आती थी, जो जर्मनी का ही एरिया था, इसको भी ले लिया जाता है और कहा जाता है अब ये तुम्हारे अंदर नहीं है, हम इसको ले रहे हैं, ये बफर जोन बना दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से था। अब ये कुछ वॉर के बाद कुछ मतलब कुछ ट्रीटी साइन होती है, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस जर्मनी के साथ साइन की गई 28 जून 1919। फिर ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मनिया ऑस्ट्रिया के साथ साइन की गई 10 सितंबर 1919। और ट्रीटी ऑफ न्यूली बुल्गारिया के साथ साइन की गई 1919 में। और ट्रीटी ऑफ ट्रायन हंगरी के साथ 4 जून 1920। और ट्रीटी ऑफ सेवियर्स टर्की के साथ अगस्त 1920। और ट्रीटी ऑफ लुसाने स्विट्ज़रलैंड 1923। तो ये ट्रीटी साइन की गई। और लीग ऑफ नेशन भी फॉर्म होता है ना, लीग ऑफ नेशन फॉर्म होता है। और वॉर और जर्मनी पे लड़ाई, मतलब जो उसने लड़ाई की उसके ऊपर एक पैसा भी लगा दिया गया, मतलब उसको वॉर रीप्रिपरेशन करना पड़ेगा कि आपने जो भी नेशन और इस तबाह कर दिया है उसको आप इतने मिलियन पाउंड आप यहाँ पे करो। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हिटलर आता है तो ये, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन चरम सीमा पे था उस आता है, तो ये हटा के इतना 2000 पाउंड कर दिया जाता है। इस तरीके से था। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर आती है। और ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस तो ऐसी है कि सब जैसे सब्जी के साथ आलू होता है, वैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंट जर्मनिया ऑस्ट्रिया के साथ, क्योंकि जर्मनी के साथ ही ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर थे, तो ये सेंट जर्मनिया नाम से 10 सितंबर 1919 सबसे पहले जर्मनी के साथ की गई। न्यूली की संधि आपको मैंने बता दिया, इस तरीके से था। और यहाँ पे अब लीग ऑफ नेशन बनता है। लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 में बनता है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस इधर से ही इम्प्लीमेंट होती है 10 जनवरी 1920, तभी से लीग ऑफ नेशन काम करना शुरू करता है। और कब तक रहता है? 20 अप्रैल 1946। उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हम यूएनओ को पढ़ेंगे तो फिर इसकी जगह पे यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। और क्योंकि इसके पास कुछ इतना प्रॉपर सिस्टम था नहीं, मिलिट्री, इसकी खुद की मिलिट्री भी नहीं थी। जो राज्य जीते थे, जो राज्य मतलब अलाइड पावर्स थी, उनके ऊपर डिपेंड करते थे ये लोग, लीग ऑफ नेशंस। तो ये सारी चीज़ें थी, क्या क्या वहाँ पे थे, क्या एम था कि टू मेंटेन पीस। लीग ऑफ नेशन का काम कोई भी सिक्योरिटी बनाना, इंटरनेशनल कॉपरेशन बनाना, ये सब काम था। और उसके बाद ये कुछ मतलब अंदर लीग ऑफ नेशन में क्या क्या डिपार्टमेंट, जनरल असेंबली, काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हैंग नीदरलैंड में क्वार्टर है, हेड क्वार्टर, इस तरीके से यहाँ पे था। लीग ऑफ नेशंस को, क्योंकि इसकी बात तो कोई मान ही नहीं रहा था, तो जैसे जापान लीग ऑफ नेशंस को छोड़ देता है 1933 में। और एक मंचूरिया जो था, मंचूरिया पे कैप्चर करने की कोशिश करता है जापान, और पर लीग ऑफ नेशन उसको रोकता है, पर वो नहीं मानता और छोड़ देता है। ठीक है, वैसे ही आगे जाके जर्मनी भी 1933 जब हिटलर चांसलर बनता है जर्मनी का, तब ये भी छोड़ देता है लीग ऑफ नेशन को। और यूएसआर 1934 1939, और यूएसए ने तो कभी ज्वाइन किया, हालांकि वुडरो विल्सन ने ये पॉइंट बोला था कि लीग ऑफ नेशन बनाओ, लेकिन कभी यूएसए ने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन किया ही नहीं था। सिर्फ लीग ऑफ नेशन में सिर्फ 4 ही मेंबर्स थे, जो कि ब्रिटेन, इटली, जापान और फ्रांस थे। ठीक है, और ये जीतने वाले ही खेमे थे, इसमें कोई भी परमानेंट मेंबर उसमें नहीं था जो हारने वाले था। हारने वाले को तो बिल्कुल बेइज्जती किया गया कि तुमने ही वॉर किया है और तुम इसको ठहराओ, इस तरीके से। ओके, थैंक यू।